हेलो एस्पेरेंट, वेलकम अगेन। आज है 6 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बनेंगे उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 फरवरी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जो कि है वर्ल्ड कैंसर डे। अच्छा, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट बनेगी तो इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। थीम काफ़ी छोटी है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे और गुरु रविदास जयंती भी 1 फरवरी को मनाई जाती है। वहीं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, डिफेंस मिनिस्टर ने यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी ये है यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इस कंपनी का नेचर कैसा है? तो ये एक डिफेंस पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग यानी डीपीएसयू है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम यानी डीपीएसयू यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है। अच्छा, इसके मेन जो प्रोडक्ट हैं, मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें कार्बन फाइबर कंपोजिट, मध्यम और बड़े कैलिबर के जो गोला बारूद होते हैं, असेंबली उत्पाद, बख्तरबंद वाहन, तोपें और मुख्य युद्धक टैंक, ग्लास कंपोजिट और एल्यूमिनियम मिश्र धातु शामिल है। अच्छा, यंत्र इंडिया लिमिटेड ने अपने जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसके बाद से कई इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हासिल किए हैं, जिसमें से 21-22 के दूसरी छमाही में इनका जो प्रॉफिट था वो 956.32 करोड़ रुपए से बढ़ करके 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 3108.79 करोड़ रुपए तक हो गया था। और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2021-22 के दूसरी छमाही में इनका एक्सपोर्ट जो था वो ज़ीरो था, बिल्कुल था ही नहीं। और 2024-25 में ये 321.77 करोड़ रुपए हो गया था। तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट था। और अब ये बात करेंगे कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिलने से इनको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो 500 करोड़ रुपए तक का इनको जो है परचेज वो या तो प्रोजेक्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए या इक्विपमेंट खरीद के लिए सरकार से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका मेजर बेनिफिट होगा। अगला सवाल, ताइवान ने अनवील किया है अपना पहला स्वदेशी डेवलप्ड सबमरीन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नरवाल। ये एक फिश है, उसके नाम पे रखा गया है। एक मिथिकल फिश है जिसको कि ऐसा माना जाता है कि वो उड़ती है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ताइवान ने अनवील किया है अपना पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन जिसका कि ऑफिशियल नेम है नरवाल इंग्लिश में और हाईकून मैंडारिन में है। एक मिथिकल फिश के नाम पे रखा गया है जिसको कि ऐसा माना जाता है कि वो उड़ती है। ताइवान ने इसका पहला जो अंडर वाटर सी ट्रायल था इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इसे CSBC कॉरपोरेशन ने बनाया है। अच्छा, इसका जो लॉन्च सेरेमनी रहा था वो पोर्ट सिटी काशुंग में रहा था। और ताइवान जो है इस तरह के 2 डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन 2027 तक और इवेंचुअली 10 सबमरीन का फ्लीट 2027 तक डिप्लॉय करने का सोच रहा है। राजधानी है ताइपे और प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। अगला सवाल, इंडिया और किर्गिस्तान की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है खंजर वो शुरू हो चुकी है आसाम में। इसका एडिशन कौन सा है? तो इसका एडिशन है 13th यानी ऑप्शन नंबर ए। 13th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है वो असम के सोनितपुर जिले के मिसमारी में शुरू हुई है। ये 14 दिन एक्सरसाइज चलेगी, 14 दिन लंबी चलने वाली एक्सरसाइज है और इसका मुख्य उद्देश्य है इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना दोनों ही देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच में
और इसका जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा अर्बन वारफेयर काउंटर टेररिज्म सिनेरियो पे यूनाइटेड नेशंस मैंडेट के अंतर्गत। और इंडिया किर्गिस्तान ऑर्गेनाइज करते हैं इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को एनुअली। 2011 से एक्सरसाइज एनुअली हो रही है और दोनों ही देशों के बीच में जो वेन्यू है अल्टरनेट रूप से चेंज होता रहता है। यानी कि जो 2025 वाला एक्सरसाइज था, जो 12th एडिशन था, ये किर्गिस्तान ने होस्ट किया था और 13वां एडिशन जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, जो कि आसाम में आयोजित हो चुका है। अनाहत सिंह ने जो वर्ल्ड नंबर 10 रैंकिंग पे हैं उनको स्क्वाश ऑन फायर ओपन टूर्नामेंट में हरा दिया है। यह टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अनाहत सिंह ने वर्ल्ड नंबर 10 जिनकी रैंकिंग है उन खिलाड़ी को हरा करके स्क्वैश ऑन फायर ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है। यह टूर्नामेंट अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था और इन्होंने हराया था जॉर्जिना कैनेडी को, और ये जॉर्जिना कैनेडी इंग्लैंड से आती हैं। एलेना रिबकिना ने आर्याना सबलेंका को हरा करके अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है। एलेना रिबकिना किस देश से आती हैं? तो ये आती हैं कजाकिस्तान से। एलेना रिबकिना ने जो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस टाइटल होल्डर है आर्याना सबलेंका, इनको हरा करके अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया है। और यह एलेना रिबकिना का सेकेंड ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल है और ऑस्ट्रेलियन ओपन का पहला टाइटल है। यानी ये ग्रैंड स्लैम में इनका दूसरा टाइटल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने पहली बार जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है साल का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता है। अच्छा, टोटल साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें से पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और साल का आखिरी और सबसे लास्ट जो होता है टूर्नामेंट वो होता है यूएस ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। एलेना रिबकिना कजाकिस्तान से आती हैं और आर्याना सबलेंका बेलारूस से आती हैं। इंडियन आर्मी और आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अभी हाल फिलहाल में एक जॉइंट एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा। एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना और आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अंतर्बल युद्ध समन्वय परिचालन एकीकरण और उच्च ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों के परिदृश्यों में तैयारी को बढ़ाने के लिए अग्नि परीक्षा, नाम इम्पोर्टेंट बनेगा, नामक एक ज्वाइंट एक्सरसाइज का आयोजन किया था। आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और आईटीबीपी का रेजिंग डे हर साल 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी जो डीजी यानी डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी के, वो हैं राहुल रसगोत्रा। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। गवर्नर हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। और नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश के हैं वो है नमदाफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। अगला सवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चीफ जनरल मैनेजर किसे बनाया गया है? तो ये है सर्वेश रंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भास्कर रवे के रिटायरमेंट के बाद सर्वेश रंजन को चीफ जनरल मैनेजर बनाया है। यानी इससे पहले इस पद पर भास्कर राव करे सर्व कर रहे थे और ये जो है सर्वेश रंजन है, इन्होंने अपना कार्यभार 1 फरवरी 2026 से संभाल लिया है। और इनकी जो नई भूमिका रहेगी इसमें केंद्रीय समाधान, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी संचालन और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगी। अच्छा, कभी कभी जो है क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए ये ना पूछ कर कि किस पद पे अपॉइंट हुए हैं, ये पूछ लिया जाता है कि इससे पहले वो किस पद पर सर्व कर रहे थे।
तो इससे पहले वह यूनियन बैंक में जनरल मैनेजर के पद पे सर्व कर रहे थे। अगला सवाल, ग्रैमी अवार्ड 2026 किसने जीता है? तो इसे जीता है दलाई लामा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा, जिनका कि नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। ये जो आयोजित हुआ था ग्रैमी अवार्ड, ये लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था और इसका एडिशन इम्पॉर्टेंट बनेगा 68। ये एनुअल ग्रैमी पुरस्कारों में अपने इस स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक कैटेगरी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा ने जीता है। ये तिब्बती धर्मगुरु हैं। अगला सवाल, पीएम मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रख दिया है। ये आदमपुर एयरपोर्ट किस जगह पे लोकेटेड है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के भी जालंधर जिले में है, ये जालंधर जिले में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रख दिया है और लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर सिविल टर्मिनल भवन का वर्चुअली इनॉग्रेशन इन्होंने किया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है पंजाब के बारे में कि यहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, ये याद रखना है। अगला सवाल, पटना बर्ड सेंचुरी इन चरी धान इंडिया के रामसर साइट्स की लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब इंडिया के पास टोटल कितने रामसर साइट हैं? अच्छा, अभी हाल फिलहाल में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था। पटना बर्ड सेंचुरी जो है ये बिहार की राजधानी पटना में नहीं है, ये यूपी में है। और ये चरी धार जो ये है बर्ड सेंचुरी, ये है गुजरात में। तो इंडिया के पास अब टोटल 98 रामसर साइट हो गए हैं। ये डाटा है अभी हाल फिलहाल यानी 6 फैब का। ये अगर और रामसर साइट ऐड होंगे तो ये डाटा चेंज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित चरी दांड को भारत के रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसकी घोषणा की है। ये दोनों आर्द्र भूमि सैकड़ों प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में जो लुप्तप्राय पक्षियों के अलावा चिंकारा, भेड़िया, कराकल और रेगिस्तानी बिल्लियां और रेगिस्तानी लोमड़ियों जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं। अच्छा, भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं। ये जो नंबर है, नंबर से ज़्यादा ये नंबर इम्पोर्टेंट बनेगा कि टोटल कितने रामसर स्थल हैं। और इंडिया में भी जो पहले नंबर पे स्टेट चल रहा है वो तमिलनाडु है 20 रामसर स्थल के साथ। दूसरे नंबर पे यूपी है, यहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं। और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा, यहाँ पे 6 रामसर स्थल हैं। अगला सवाल, भारत विनिर्माण और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हो गया है। ब्रिक्स शिखर समिट 2026 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका होस्ट करेगा इंडिया। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स समिट का आयोजन और मेजबानी करेगा। ये एडिशन इम्पोर्टेंट बनेगा 18th। भारत ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हो गया है। भारत नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ साझेदारी में शुरू किए गए ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र का उद्देश्य ब्रिक्स इकोनॉमीज और उससे परे जो इंडस्ट्रियल इनोवेशन है, नवाचार यानी इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। थैंक यू। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।